बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 से रिलेटेड है एंड दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ओके, तो हम ये कहेंगे बेसिकली कि जो सेक्शन 5 है स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन, ये एक तरह से पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक समरी कर दी गई है कि वो कौन कौन से रिलीफ्स हैं और वो किस किस तरीके से कोई पार्टी अवेल कर सकती है, या फिर ये स्पेशल या स्पेसिफिक लॉ किस तरीके से ये रिलीफ हमें दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके क्लॉज ए में बात हुई है वो है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। तो दोनों तरह ही की प्रॉपर्टीज इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। इसके अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है कि जो भी किसी बंदे की प्रॉपर्टी है वो उसको रिकवर कर सकता है। तो जिसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी रिकवर की जा सकती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंडर, और इसी तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी भी रिकवर की जा सकती है अंडर सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ द सेम लॉ। उसके बाद क्लॉज बी और क्लॉज सी की बात करते हैं तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेकर जाएगा जिसको हम इंजंक्शन बोलते हैं। इंजंक्शन का अगर हम मीनिंग देखें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट, यानी कि इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर होगा कि जहां पर कोर्ट किसी पार्टी को कुछ करने के लिए या किसी चीज से मना रहने के लिए कहेगी। जब हम क्लॉज बी की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू सेक्शन 55 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 विच टॉक्स अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शन, यानी यहाँ पर कोई भी कोर्ट किसी भी पार्टी को वो काम करने का हुक्म देगी जो कि वो अंडर ऑब्लिगेशन है टू डू, यानी जो काम उसको करना चाहिए और वो पार्टी वो काम नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसको वो काम करने का हुक्म देगी ताकि किसी और पार्टी के राइट्स को बचाया जा सके। और इसके अलावा जो भी ऑब्लिगेशन उस पार्टी के अंदर जो ब्रीचिंग पार्टी है उसके अंदर वेस्ट कर रही है तो वो अपनी ऑब्लिगेशन को प्रॉपरली डिस्चार्ज करेंगे आफ्टर दी मैंडेटरी इंजंक्शन। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि लेट्स से कि एक बंदे ने एक बिल्डिंग बनाई हुई है, वो उसके अंदर रह रहा है, और एक कोई और पार्टी वो उसी के साथ एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और वो उसका जो राइट ऑफ एयर या राइट ऑफ लाइट है जिसको वो प्रिस्क्राइब कर चुका हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमें लिमिटेशन एक्ट में मिलता है, यानी कि एक बंदा जब किसी राइट को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के अनइंटरप्टेडली 20 साल तक इस्तेमाल करता रहेगा इन केस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड 60 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो वो उस राइट को प्रिस्क्राइब कर लेता है। लेट्स से कि अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक जगह पर रहता हूं, प्रॉपर्टी ओन करता हूं, और मैंने एक जगह पर विंडो ओपन की हुई है कि जहां से एक राइट ऑफ लाइट मुझ तक पहुंच रहा है, सूरज की रोशनी मुझ तक आ रही है। अब एक बंदा विदाउट माय परमिशन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और वो मेरे उस राइट ऑफ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा और कोर्ट में जाकर एक मैंडेटरी इंजंक्शन सीक करूंगा जिसके मुताबिक कोर्ट क्या कहेगी कि उस ब्रीचिंग पार्टी को कि जिसने मेरे साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और मेरा राइट ऑफ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो अंडर मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट उसको कहेगी कि जो भी कंस्ट्रक्शन आपने की है उसको आप गिरा दीजिए। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो जाएगी मैंडेटरी इंजंक्शन की। अब यहाँ पर उस पार्टी को मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए वो स्ट्रक्चर गिराना होगा। इसी तरीके से अब हम क्लॉज सी की तरफ चलते हैं जो कि बेसिकली बात करती है प्रिवेंटिव रिलीफ की। प्रिवेंटिव रिलीफ का कॉन्सेप्ट सेक्शन 6 के अंदर भी मौजूद है और ये हमें लीड करता है सीधा सेक्शन 52, 53 एंड 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट केस आ जाएगा। मैंडेटरी इंजंक्शन में ये था कि कोर्ट ने किसी पार्टी को कुछ पॉजिटिव एक्ट करने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि अगर किसी पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसी सिचुएशन में उसको कुछ काम करने से बाज रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में,
तो ये चीज़ उसके अंदर भी शामिल हो जाएगी। अब बेसिकली जब हम प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करते हैं तो इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक को हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं और एक को हम परमानेंट या परपीचुअल इंजंक्शन का नाम देते हैं। अब बेसिकली दोनों के अंदर काम एक ही होगा, यानी कि कोर्ट क्या करेगी कि किसी पार्टी को मना करेगी, रोकेगी कि आपने ये काम नहीं करना। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बता देता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली हुई है। अब क्या होता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसका मैप या नक्शा पास करवाना होता है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। अब आपके ख्याल में कि आपने वो मैप पास करवाया हुआ है, लेकिन वो अथॉरिटी कहती है कि आपने वो मैप पास नहीं करवाया, तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपने की ये इलीगल है, और वो आपको नोटिस भेज देते हैं कि भाई आप इसको ख़त्म कर लें, नहीं तो हम खुद आकर इस कंस्ट्रक्शन को गिरा देंगे। अब इसी एग्जांपल के ज़रिए से मैं दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर देता हूं कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है और इसके अलावा परमानेंट या परपीचुअल इंजंक्शन क्या होती है। अब लेट्स से कि आप प्लेंटिफ हैं, अब आपको ये थ्रेट पास कर दिया गया कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये स्ट्रक्चर हम गिरा देंगे। अब डेफिनेटली ये इतना आसान काम नहीं होता, आपकी पूरी लाइफ लगी पैसे जमा करने के लिए और एक कंसीडरेबल अमाउंट आपने उसके ऊपर खर्च की हुई है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप सिविल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। अब पहली चीज़ जो वहाँ पर होगी सूट फाइल करने के बाद वो है सीकिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। अब टेम्परेरी इंजंक्शन बेसिकली ये होती है कि आप फॉर द टाइम बीइंग एक स्टेटस को ऑर्डर, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट से ले लेते हैं कि भाई जब तक डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ नहीं हो जाती, अब इसके अंदर मैं सच बोल रहा हूँ या फिर वो अथॉरिटी सच बोल रही है जिसने वो प्रॉपर्टी आकर गिरा देनी है, ये तो बात हो जाएगी एविडेंस की। तो जब तक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता तब तक हमारे पास क्या रेमेडी है? हमारे पास ये रेमेडी होगी कि हम कोर्ट से एक स्टेटस को ऑर्डर या फिर एक टेम्परेरी इंजंक्शन ले लेंगे जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम तक चलता रहेगा। अब इस टेम्परेरी इंजंक्शन को लेने के लिए बेसिकली हमें कुछ ग्राउंड्स स्टैब्लिश करने पड़ते हैं जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की फॉर्म में मौजूद हैं। और जो भी हम सिविल प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स के अंदर, जहाँ पर भी हमें स्टे ऑर्डर लेना होता है, बेसिकली हम लोगों ने इसको स्टे ऑर्डर बना दिया। एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्टे। स्टे का मीनिंग एक्चुअली लॉ में कुछ और है, इसको हम एक्चुअली स्टेटस को ऑर्डर कह सकते हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो समझाने के लिए मैंने ये स्टे का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो स्टेटस को ऑर्डर आप कोर्ट से जाकर ले लेते हैं कि बात यह है कि अभी तक सच सामने नहीं आया कोर्ट के, किसी भी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने कुछ प्रूव नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप एक एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट अटैच कर देते हैं तो उस एफिडेविट के ऊपर रिलाई करते हुए कोर्ट ये आपको अब रिलीफ दे देती है। और यही बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ है कि कोर्ट उसके स्टेटस को ऑर्डर कर देगी, यानी कि कोई भी पार्टी कुछ नहीं करेगी, ना तो आप कुछ करेंगे उस सिचुएशन में। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन वहीं पर रुक जाएगी, आप मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और उस जो अथॉरिटी है जो आपकी प्रॉपर्टी को गिराना चाहती है उसको भी कोर्ट रिस्ट्रेन करेगी कि डिफेंडेंट्स आर रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एक टेम्परेरी इंजंक्शन ले ली कोर्ट से, और जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेरी इंजंक्शन चलती रहेगी और वो दोनों पार्टी स्टेटस को बरकरार रखेंगी और अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। अब बेसिकली उसी केस के अंदर एक परपीचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करेगी, लेकिन परपीचुअल इंजंक्शन वो फॉर द टाइम बीइंग नहीं होता। नाम से पता चल रहा है कि वो फिर हमेशा के लिए होगा, और वो फिर आखिरी फैसला, यानी कि जब कोर्ट जजमेंट इशू करेगी, डिसीजन दे देगी, डिक्री इशू कर देगी, उस टाइम वो परपीचुअल इंजंक्शन भी ग्रांट करेगी। तो लेट्स से कि जिस बंदे का मकान था वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वो मकान बिल्कुल लीगली कंस्ट्रक्ट हुआ, उसने वो मैप भी पास करवाया हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाएगी अगेंस्ट दैट अथॉरिटी कि भाई अब इन्होंने अपना ट्रूथ स्टैब्लिश कर दिया है, अब कभी भी कोई भी इनकी पीसफुल पोजेशन में, लॉफुल पोजेशन में ब्रीच नहीं कर सकता, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ये जो उन्होंने मकान बनाया है ये बिल्कुल
ठीक बनाया है। इसी तरीके से जो डी क्लॉज है दैट टॉक्स अबाउट द डिक्लेरेशंस। अब डिक्लेरेशंस भी सिविल प्रैक्टिस में एक बहुत वाइडली यूज्ड और एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है। अब डिक्लेरेशन का मतलब है कि जहां पर कोई भी पार्टी अपना कोई भी राइट स्टैब्लिश करना चाहती है या फिर अपना वो स्टेटस कोर्ट से कंफर्म करवाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदे की अगर डेथ हो जाती है और उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी पास करती है उसके लीगल एयर्स को। लेकिन ये ऐसे ही पास नहीं करेगी, बल्कि अगर उन लीगल एयर्स ने उस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर सेल करना है या एलियनेट करना है तो उसके लिए उनको लॉफुल प्रोसीजर पूरा करना होगा और उनको कोर्ट से एक डिक्लेरेशन लेनी होगी। तो बेसिकली जो भी किसी पार्टी का स्टेटस होगा जहां पर भी वो डिस्प्यूटेड है वहां पर कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है, और इन सर्टेन केसेस अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं भी है तो भी कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी होगी, जैसा कि मैंने अभी लीगल एयरशिप की एग्जांपल दी। इसी तरीके से आपने जहां पर कोई भी आपके किसी राइट को डिस्प्यूट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रॉपर्टी ए का मालिक हूं और एक और बंदा है वो कहता है नहीं मैं प्रॉपर्टी ए का मालिक हूं, अब यहाँ पर बेसिकली उस ऑनरशिप को डिस्प्यूट कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि वो मामला कोर्ट में जाएगा और फिर वो लॉफुल ऑनर समझा जाएगा कि जिसको कोर्ट ऑनर डिक्लेयर करेगी। तो इस तरीके से डिक्लेरेशंस का ऑप्शन भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 में मौजूद है। और उसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो क्लॉज ई है उसके अंदर वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि आप कोर्ट से रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी का जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उन दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज को प्रॉपर्टी से बाहर कर देगी और एक रिसीवर अपॉइंट कर देगी कि जो कि उसको सारा मैनेज करेगा और बाकी इंतजाम देखेगा कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है ये भी बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में हमें इसका कॉन्सेप्ट मिलता है और ऑर्डर 40 के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक डिटेल्ड लेक्चर अलग से रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिविल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो तकरीबन हम जो रोज़मर्रा काम करते हैं 70, 80, 90% ही हमारे पास यही केसेस और यही डिक्लेरेशंस और यही इंजंक्शंस होती हैं जिनको हम कोर्ट के अंदर यूज़ करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।